जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के प्रोजेक्ट कुशा के तहत लॉन्ग रेंज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 6 और एवैक्स एयरक्राफ्ट। फ्लाइंग व्हेल्स भारत में बनाएगी अपना एडवांस्ड 60 टन का एयरशिप। आजाद इंजीनियरिंग ने डीआरडीओ को डिलीवर किया अपना पहला फुली इंडिजिनस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन। भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन के एयरबॉर्न सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को विकसित करने की दिशा में जो एवैक्स मार्क 2 प्रोग्राम है, तो इसके तहत डीआरडीओ ने 2 महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है अडानी डिफेंस के साथ। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड है, तो वो इस एवैक्स मार्क 2 प्रोग्राम के लिए एयरबस के 6 A321 एयरक्राफ्ट को मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स में कन्वर्ट करेगी ताकि उसके ऊपर एवैक्स सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जा सके। और जबकि अडानी डिफेंस इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एवैक्स मार्क 2 प्रोग्राम के लिए स्वदेशी तौर पर मिशन सिस्टम्स को डेवलप और प्रोड्यूस करेगी और वो उसके डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर है। और इस प्रोग्राम को डीआरडीओ लैब CABS यानी कि सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स लीड कर रही है। और जैसे कि इस प्रोग्राम के तहत भारतीय वायुसेना के लिए जिस नेक्स्ट जनरेशन के एवैक्स एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है, तो वो एयरबस के एक लार्ज A321 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। तो इस वजह से एक लॉन्ग एंड्योरेंस टाइम, एक हायर ऑपरेटिंग ऑल्टीट्यूड और साथ ही और भी एडवांस्ड सेंसर्स को इंटीग्रेट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस ऑफर करेगा। विशेष रूप से अगर आप इसे कंपेयर करें भारत के मौजूदा नेत्र एवैक्स सिस्टम के साथ, जो कि एम्ब्रियर के ERJ-145 एयरक्राफ्ट पर आधारित है। और जबकि इसके लिए मिशन सिस्टम्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, इन सभी को भारत में ही विकसित किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि पहली बार है जब भारत की प्राइवेट कंपनी इस तरह के एयरबॉर्न मिशन प्लेटफॉर्म के जॉइंट डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन में शामिल की गई है। और जो अडानी डिफेंस है वो इस प्लेटफॉर्म के 30 वर्षों की लाइफ साइकिल सपोर्ट के लिए भी इसमें शामिल रहेगी, जिसमें इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग ये सब शामिल है। और एयरबस के जिन A321 एयरक्राफ्ट पर ये एवैक्स मार्क 2 प्रोग्राम विकसित होगा, तो वो विशेष रूप से एयर इंडिया से ही एक्वायर किए गए हैं और अभी वर्तमान समय में एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। बाकी एवैक्स मार्क 2, जो कि नेत्र मार्क 2 के नाम से भी जाना जाता है, तो ये स्वदेशी AESA रडार से इक्विप्ड होगा, जो कि 300 डिग्री की कवरेज प्रदान करेगी और लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तक एरियल टारगेट्स को डिटेक्ट करने में सक्षम होगी। ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और उनकी डीप टेरिटरी से भी ग्राउंड बेस्ड थ्रेट्स को ट्रैक करने में सक्षम होगा और साथ ही एयरबॉर्न बैटल मैनेजमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ फाइटर ऑपरेशंस को भी डायरेक्ट करेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना की सर्विस में केवल 6 एवैक्स प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से 3 इजरायली फैल्कन सिस्टम्स हैं जिन्हें माउंट किया गया है रशिया के इल्यूशन Il-76 एयरक्राफ्ट पर, और जबकि बाकी के 3 स्वदेशी नेत्र मार्क 1 सिस्टम्स हैं जिन्हें इक्विप किया गया है एम्ब्रियर के एयरक्राफ्ट पर। जबकि एयरफोर्स को एक्चुअल में टोटल 18 एवैक्स प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है ताकि वो वेस्टर्न और नॉर्दर्न दोनों ही फ्रंट्स पर लगातार सर्विलियंस को मेंटेन कर सके। जबकि एवैक्स कैपेबिलिटी के मामले में पाकिस्तान जैसी हमारी एडवर्सरीज भी हमसे आगे हैं। पाकिस्तान के पास अभी 10 से 12 एवैक्स एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि वो बात अलग है कि उसमें से कुछ प्लेटफॉर्म पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में भारत ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका है, जिसमें से एक को हवा में S-400 की मदद से डिस्ट्रॉय किया गया था। वहीं अगर बात करें चीन की, तो चीन के पास इस तरह के 40 से भी अधिक एयरबॉर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं और इसलिए इस गैप को फिल करने के लिए भारतीय वायुसेना भी इस पर काम कर रही है और उम्मीद है कि 2030 तक भारतीय वायुसेना की फ्लीट में लगभग 18 एवैक्स प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। बाकी नेत्र मार्क 2 प्रोग्राम के लिए डीआरडीओ ने जो ये 2 महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, तो इसकी वैल्यू लगभग 19,000 करोड़ रुपीस के आसपास बताई गई है। भारत फोर्ज ने एक फ्रेंच एरोनॉटिक स्टार्टअप जिसका नाम है फ्लाइंग व्हेल्स, जो कि एयरशिप को विकसित करती है, तो उनके साथ एक MOU साइन किया है और इस पार्टनरशिप के तहत भारत फोर्ज और फ्लाइंग व्हेल्स भारत में स्वदेशी तौर पर एयरशिप इकोसिस्टम को बिल्ड करने पर काम करेंगे और भारत की डिफेंस और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए भारत में स्वदेशी तौर पर एडवांस्ड एयरशिप प्लेटफॉर्म को विकसित किया जाएगा। और इसमें विशेष रूप से फ्लाइंग व्हेल्स के ही LCA-60T नाम के हैवी लिफ्ट एयरशिप प्लेटफॉर्म को आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत भारत में बनाना शामिल है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो LCA-60T है, ये एक बहुत ही मैसिव सा लगभग 200 मीटर लंबा एक बहुत ही मजबूत एयरशिप है जिसकी पेलोड को कैरी करने की कैपेसिटी 60 टन्स की है और ये प्लेटफॉर्म एरोस्टेटिक लिफ्ट के लिए हीलियम का इस्तेमाल करता है और इसकी एक यूनिक कैपेबिलिटी यह भी है कि होवर करते समय हैवी कार्गो को लोड और अनलोड कर सकता है और इसलिए इसका इस्तेमाल ISR मिशंस के अलावा डिफिकल्ट और रिमोट टेरेन में हैवी कार्गो को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है और इससे उन जगहों पर भी कार्गो भेजा जा सकता है जहां पे रनवेज या रोड्स नहीं है। और जैसे कि कहा तो गया है कि फ्लाइंग व्हेल्स के इस प्लेटफॉर्म को भारत में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत बनाया जाएगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि इसमें स्वदेशी कंटेंट की मात्रा कितनी रहने वाली है या यूं कहें किस लेवल तक का स्वदेशीकरण इसमें देखने को मिलेगा। बाकी हाँ, इसे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म की तरह देखा जरूर जा रहा है।
पीटीसी इंडस्ट्रीज को डीआरडीओ लैब ARDE से जोरावर लाइट टैंक के लिए टाइटेनियम क्रेडल को विकसित करने का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट को 2.5 वर्षों के अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है तो उसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन पहली बार जब पीटीसी इंडस्ट्रीज इस तरह की महत्वपूर्ण डिफेंस क्रिटिकल कंपोनेंट की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, वैलिडेशन और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल रहेगी। बाकी टाइटेनियम क्रेडल को आप टैंक की मेन गन की बैकबोन की तरह ले सकते हैं, जो कि टैंक की गन बैरल और ब्रीच को स्ट्रांगली होल्ड करके उसको सपोर्ट करता है और रिकॉइल को मैनेज करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बाकी स्टील के बजाय टाइटेनियम का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तो ये हल्का होता है, इसके अलावा इसमें कमाल के कोरोजन रेजिस्टेंस कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इसकी फटीक लाइफ भी सही होती है और हार्श ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स में ऑपरेट करने के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। और चूंकि जोरावर एक लाइट टैंक है तो टाइटेनियम जैसा मटेरियल टैंक की मोबिलिटी को इंप्रूव करने के साथ साथ उसकी हाई स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करता है और स्टील से लगभग 40 to 45% हल्का होने के बावजूद यह एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है और इसलिए जोरावर लाइट टैंक में टाइटेनियम के क्रेडल का इस्तेमाल करने से टैंक का वेट भी कम रहेगा और उसकी गन सिस्टम की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि हैदराबाद बेस्ड आजाद इंजीनियरिंग ने अपना पहला फुली इंडिजिनस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन डीआरडीओ को डिलीवर किया है। ये इंजन कम्प्लीटली भारत में मैन्युफैक्चर और असेंबल किया गया है, जो कि मिसाइल्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को पावर देगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2024 में डीआरडीओ लैब GTRE ने आजाद इंजीनियरिंग को इस तरह के इंजन को मैन्युफैक्चर और असेंबल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बाकी इंजन का आर्किटेक्चर और डिज़ाइन GTRE का है और आजाद इंजीनियरिंग उसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पार्टनर थी। और ये एक एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन है, यानी कि एक तरह से छोटा जेट इंजन जिसे विशेष रूप से वन टाइम यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि मिसाइल्स, लॉटरिंग म्यूनिशंस और ऐसी वन वे अटैक ड्रोन्स तो इन सबको पावर देगा। आज डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से भारत के कुशा प्रोग्राम के लिए विशेष रूप से विकसित की जा रही लॉन्ग रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कंडक्ट किया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जो भारत का कुशा प्रोग्राम है उसके तहत भारत एक बेहद ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित कर रहा है, जो कि कैपेबिलिटी के मामले में रशिया के S-500 के जितना सक्षम होगा। और इस एयर डिफेंस सिस्टम में 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स रहेंगी, जिन्हें फिलहाल नाम दिया गया M1, M2, M3। जो M1 है उसकी रेंज होगी 120 to 150 किलोमीटर्स, M2 की रेंज होगी 250 किलोमीटर्स और M3 की रेंज होगी 400 किलोमीटर्स प्लस। और ये मैक्सिमम मैक 5.5 तक की रफ्तार को अचीव करने में सक्षम होंगे। ये भारत के मिशन सुदर्शन चक्र प्रोग्राम का एक बेहद ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और उम्मीद है कि ये जो इंटरसेप्टर्स के तीनों वेरिएंट्स हैं ये 2028 से 2030 तक भारत की मिलिट्री के सर्विस में इंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और बाकी आज जिस लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर को टेस्ट किया गया ये कौन सा वाला है, M2 है या M3, तो इसके बारे में फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है और उस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट्स आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 2026-27 की 18th लोकसभा की 49th रिपोर्ट में पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भारतीय सेना के लिए नई आर्टिलरी गन्स को खरीदने और उन्हें शामिल करने में लगभग 20 वर्षों का डिले करने के लिए रक्षा मंत्रालय की कड़ी आलोचना की है। और कमेटी का ये कहना है कि नई आर्टिलरी गन्स को इंडक्ट करने में जो इतनी लंबी देरी हुई है तो उसके कारण जो आर्मी है वो पुराने आर्टिलरी सिस्टम्स पर निर्भर रही, जिससे क्षमता में बड़ी कमियां आई और ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस पर असर पड़ा। इसके अलावा इस कमेटी ने स्वदेशी धनुष हवित्जर प्रोग्राम में जो डिले हुआ है तो उस पर भी अपना डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया है। और कमेटी ने यह भी कहा है कि अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, बदलते हुए प्रोडक्शन के तरीके और बैलिस्टिक्स, गन के इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस साइटिंग सिस्टम्स में एक्सपर्टीज़ की कमी जैसी समस्याओं की पहचान और समाधान बहुत पहले ही कर लिया जाना चाहिए था। कमेटी ने इस बात पर गौर किया है कि आर्मी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत जो 1986 में 155 mm और 39 कैलिबर की बोफोर्स आर्टिलरीज खरीदी थी, हालांकि 1989 में इस गन के OEM पर बैन लगने के बाद 1990s में जो हाई कैलिबर आर्टिलरी गन्स को ग्लोबल टेंडर के माध्यम से प्रोक्योर करने के प्रयास किए गए थे वो फेल हो गए थे, जिसके कारण थे पुअर वेंडर रिस्पॉन्स और ऑपरेशन रिक्वायरमेंट को फाइनल करने में हुई देरी। और कमेटी का ये कहना है कि फिर मंत्रालय को नई गन्स खरीदने के लिए और उसे सेना में शामिल करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगभग 2 दशक लग गए, जिसके परिणाम स्वरूप स्टॉक में भारी कमी हुई थी। और इसलिए भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, जैसे कि आर्मी की कैपेबिलिटी गैप को रेगुलर बेसिस पर रिव्यू किया जाए, क्रिटिकल मिलिट्री इक्विपमेंट की फास्टर प्रोक्यूरमेंट हो, किसी भी परियोजना को लॉन्च करने से पहले जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसका सही तरीके से आकलन किया जाए। इसके अलावा IITs और अन्य टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशलाइज्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कोर्सेज शामिल किए जाएं और डिफेंस PSUs के जो वर्कर्स हैं, जो पर्सनल हैं, उनके भी स्किल्स को लगातार बढ़ाया जाए। बाकी जैसा कि आप सभी इस बात से तो अवगत होंगे ही, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुए थे और फिर उसके बाद जो हिंसा भी भड़की थी, तो उसका फ़ायदा उठाकर जो भारत के एडवर्सरीज हैं जैसे कि पाकिस्तान,
तो उनके द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है भारत के खिलाफ, भारत के फोर्सेस के खिलाफ। तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा हैंडल्स एक बड़ी फेक न्यूज़ ये फैला रहे हैं जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारत की सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला हुआ है जिसमें 7 इंडियन पर्सनल की जान गई है। और पाकिस्तान के हैंडल्स इसको किसी तरह से भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत ने ऐसा जानबूझ के कराया है अपनी ऑडियंस का ध्यान कहीं और भटकाने के लिए। और जिस इंसिडेंट को लेकर ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, तो एक्चुअल में वो जो इंसिडेंट है तो वो एक ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है जो कि हुआ था मीर बाजार के स्क्रैप यार्ड में, और वो घटना 10 मई 2026 की है। और इसी वाली घटना को फर्जी दावों के साथ आतंकी हमले, मिलिट्री कैजुअलिटीज़, तो इनके साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है। और इंडियन आर्मी की फैक्ट चेक टीम ने इसका कंफर्मेशन दिया है और ये भी बताया कि इनका जो डिसइंफॉर्मेशन का पैटर्न है वो किस तरह से वर्क करता है। ये जो पाकिस्तानी हैंडल्स हैं ये किसी रियल के लोकल इंसिडेंट को ही उठाते हैं, बस करते क्या है उसमें जोड़ देते हैं अपना फेक सिक्योरिटी नैरेटिव, फिर बड़ा चढ़ा के दिखाए गए कैजुअलिटी क्लेम्स, और इस तरह से तैयार होती है कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली, डर फैलाने वाली और पब्लिक को मैनिपुलेट करने वाली प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी। और इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस तरह के अफवाहों से सावधान रहें और हमेशा ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से ही इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें। वहीं इसके अलावा दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो उसको लेकर एक फेक न्यूज़ ये फैलाई जा रही है पाकिस्तान के हैंडल्स के द्वारा, जिसमें वो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी की एक AI जनरेटेड वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं। और उस वीडियो को देख के ऐसा लगेगा मानो जो आर्मी ऑफिसर हैं वो ये अनाउंस कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट को हैंडल करने के लिए नई दिल्ली में एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय की जाएंगी। तो स्पष्ट कर दें कि ये वीडियो AI जनरेटेड है, जो भी क्लेम किए जा रहे हैं वो सारे फर्जी हैं और ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी की किसी पुरानी वीडियो को AI की मदद से एडिट करके बनाया गया है। बाकी सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी भी तरह के कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो कंक्लूजन पर आप पहुंचें तो क्या आपने खुद से उस पर कभी विचार किया है या वो किसी और के विचार से आप इन्फ्लुएंस हुए हैं। और केवल 1 मिनट के शॉर्ट्स या रील्स को देखने के बाद किसी भी टॉपिक के कंक्लूजन पर ऐसे ना पहुँचें। कोशिश करें कि उसके ओरिजिनल सोर्स को पढ़ें, पूरी तरह से पढ़ें, और वो सोर्स कितना ऑथेंटिक है तो उसकी भी एक बार जांच जरूर करें। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में सिपाही के आशुली ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान लांस नायक मोहिंदर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2006 में 14 असम राइफल्स के राइफलमैन हृदय वोईसवरो ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स किसके अंडर में आती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।